हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमय और हम लोग आईटीसी का चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट किए थे और हम लोग आईटीसी का चैप्टर लगभग रिवाइज कर भी लिए थे। एक दो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसको आज हम लोग देखेंगे और इसी के साथ हम लोग का आज आईटीसी का चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट बच गया था आईएसडी का और एक रूल आपको बताना रह गया था जो बात करता है रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर एंड रीअवेलमेंट देयरऑफ। अगर सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है तो रिवर्सल आईटीसी का रिवर्सल करना होगा। कब ये अप्लाई होगा, कैसे होगा, इसको हम लोग पहले समझते हैं, फिर हम लोग रूल पढ़ लेंगे। रेसिपिएंट ने एक इनवॉइस और डेबिट नोट कोई गुड्स सप्लायर से खरीदा खरीदा तो इनवॉइस आया होगा। इनवॉइस आया था, इस इनवॉइस को सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 1A आईएफएफ तीनों में से कुछ में भी रिपोर्ट कर दिया। तो जब अब सप्लायर ने इसे R1 1A आईएफएफ में रिपोर्ट कर दिया तो ये रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में फ्लो हो गया और ये रेसिपिएंट को कम्युनिकेट हो गया। ये हम लोग पढ़े थे कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी में एक कंडीशन था कि उस इनवॉइस और डेबिट नोट को सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 1A आईएफएफ में रिपोर्ट कर दिया हुआ होना चाहिए और वो मेरे जीएसटीआर 2B में मुझे कम्युनिकेट हो गया होना चाहिए। हो गया है। और चूंकि ये कम्युनिकेट हो गया था, चूंकि ये आईटीसी उस रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में कम्युनिकेट हो गया था तो रेसिपिएंट ने इसका आईटीसी अपने जीएसटीआर 3B में क्लेम कर लिया। जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम कर लिया, पर सप्लायर ने इसे अभी तक अपने कौन से रिटर्न्स में भरा था? अभी तक अपने R1 1A आईएफएफ में भरा था, जो कि बस एक स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज है। इसमें हम लोग जानते हैं, आप लोग रिटर्न्स वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि जीएसटीआर 1A या जीएसटीआर 1 1A या आईएफएफ में टैक्स का पेमेंट नहीं होता है। इसमें सप्लायर ने रिपोर्ट कर दिया तो ये रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में फ्लो हो गया, पर अभी तक इसका टैक्स का पेमेंट सरकार को नहीं हुआ है। तो ये सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 3B अभी तक नहीं भरा है। अब सप्लायर अपना जीएसटीआर 3B इस कॉरेस्पॉन्डिंग R1 का कब तक भरेगा? अभी ही भर देना चाहिए इसको। पर इसमें रूल बोलता है, रूल 37A बात करता है कि सप्लायर ये 3B अपना जिस फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस या डेबिट नोट रिलेट करता है उस फाइनेंशियल ईयर के अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक वो अपना 3B फाइल कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एग्जाम्पल अगर देखें, मई 26 का है। मई 26 का कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? फाइनेंशियल ईयर 26-27। इसका R1 उन्होंने टाइम से भर दिया। इसका मेरे जीएसटीआर 2B एज अ रेसिपिएंट मेरे जीएसटीआर 2B में आ गया। मैंने इसका मई 26 का रिटर्न में इसका आईटीसी मैंने क्लेम भी कर लिया अपने जीएसटीआर 3B। पर सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है। उसको कब तक फाइल कर देना है? 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 27-28, उसका 30 सितंबर, मतलब 30 सितंबर 2027 तक वो अपना जीएसटीआर 3B फाइल कर दे। अगर नहीं करेगा 30 सितंबर 2027 तक तो एज ए रेसिपिएंट मुझे 30 नवंबर 2027 तक इसका आईटीसी रिवर्स कर देना है अपने जीएसटीआर 3B में। मैंने अपने जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम किया था, सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया। अब मुझे 30 नवंबर 2027 तक इसका आईटीसी रिवर्स कर देना है अपने जीएसटीआर 3B में। बाद में अगर सप्लायर फाइल करता है तो एज यूजुअल जो बाकी रूल में हम लोगों ने पढ़ा है रिवर्सल और अवेलमेंट रीअवेलमेंट के बारे में, वही यहाँ पे भी अप्लाई होगा। बाद में जब फाइल कर देगा तो बाद में फिर हम आईटीसी क्लेम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने 30 नवंबर 2027 तक आईटीसी रिवर्स नहीं किया तो उसके बाद मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 50। आ जाते हैं रूल में क्या लिखा हुआ। द रेसिपिएंट हैज ऑलरेडी अवेल्ड आईटीसी। मैंने आईटीसी अवेल कर लिया है अपने जीएसटीआर 3B में। हाँ जी सर, कर लिया है मैंने अपने जीएसटीआर 3B में आईटीसी अवेल। सप्लायर इस इनवॉइस को 1 1A आईएफएफ तीनों में से किसी में भी फाइल कर दिया। हाँ सर, कर दिया, तभी तो मेरे जीएसटीआर 2B में कम्युनिकेट भी हो गया है। सप्लायर ने अपना कॉरेस्पॉन्डिंग 3B नहीं भरा है। कब तक नहीं भरा है? 30 सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ FY इन विच द रेसिपिएंट अवेल्ड द आईटीसी। जब मैंने आईटीसी लिया उसके नेक्स्ट FY के 30 सितंबर तक वो फाइल नहीं किया है तो मुझे रिवर्स कर देना है 30 नवंबर तक। नहीं रिवर्स करेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब सप्लायर ने फाइल कर दिया है फिर मैं आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हूँ, फिर मैं अपने जीएसटीआर 3B में आईटीसी अवेल कर लूंगा उस कॉरेस्पॉन्डिंग में। नेक्स्ट अब आईएसडी के प्रोविजन में चलते हैं। आईएसडी का प्रोविजन बहुत सिंपल है, पर एग्जाम में अगर आता है तो आपको श्योर शॉट फुल मार्क्स देके जाएगा। आईएसडी का प्रोविजन क्या होता है सर? जैसे कोई कंपनी है इंडिया में, कोई भी आप एबीसी लिमिटेड का एग्जांपल ले लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल ले लीजिए, जिसके मल्टीपल ब्रांचेस हैं। उस कंपनी के मल्टीपल ब्रांचेस हैं हर एक स्टेट में।
और उस स्टेट में उन्होंने जीएसटी नंबर ले रखा है। जीएसटी नंबर कब लेना पड़ता है किसी स्टेट में? जिस स्टेट में आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं या ऐसा कुछ और कर रहे हैं जिसमें आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए आप एलिजिबल हैं, मतलब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के दायरे में आप आ जाते हैं तो आपको लेना पड़ेगा। मान लेते हैं हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं और बाकी सारे स्टेट में रजिस्टर्ड है, तो कंपनी जब एक पैन नंबर तो कंपनी का एक है, पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग जीएसटी नंबर आपका हो गया, सब एक ही पैन से रिलेट करता है। तो अब अगर आप कोई ऐसा कॉमन सर्विस लेते हैं जो एक से ज्यादा ब्रांचेस को रिलेट करता है तो आईएसडी का कॉन्सेप्ट आता है। तो वैसा इनपुट सर्विस का यहाँ पे बात हो रहा है, जो इनपुट सर्विस, जो इनवर्ट सर्विस हम रिसीव कर रहे हैं, जो हेड ऑफिस रिसीव कर रहा है, कोई भी ऑफिस रिसीव कर रहा है, जो कि कॉमन है। कॉमन कब होता है? जब एक से ज्यादा चीज, एक से ज्यादा आदमी, एक से ज्यादा ब्रांचेस को वो रिलेट करता है तो कॉमन आईटीसी है। तो वैसा अगर केस है तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का प्रोविजन आता है। तो जब कोई भी ऐसा आईटीसी है, मान लीजिए सॉफ्टवेयर सर्विस, सॉफ्टवेयर का सर्विस हम रिसीव कर रहे हैं जो सारे ब्रांचेस में सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का 28 स्टेट में रजिस्ट्रेशन है और रिलायंस इंडस्ट्रीज सैप यूज कर रही है, तो जो वेंडर है सॉफ्टवेयर सर्विस के, वो जब बिल कर रहे हैं, एक कंसोलिडेटेड बिल वो इशू कर रहे हैं हेड ऑफिस के नाम पे, पर वो सॉफ्टवेयर सर्विस बस हेड ऑफिस यूज नहीं कर रहा है सर, वो सारे ब्रांच ऑफिस यूज कर रहे हैं, या हो सकता है एक से ज्यादा ब्रांच ऑफिस यूज कर रहे हैं। तो उस केस में सर वो सॉफ्टवेयर सर्विस जिस ब्रांच को जितना रिलेट करता है उस ब्रांच तक उतना आईटीसी तो पहुंचना चाहिए सर, आप एग्री करें? तो उस केस में वही आईटीसी को उस ब्रांच तक पहुंचाने का काम ही आईएसडी का। आईएसडी का काम और कुछ नहीं है, आईएसडी एक जरिया है आईटीसी को बांटने का। उसको आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना है, नाम में ही डिस्ट्रीब्यूटर है और उसका कोई काम नहीं है। तो उसको आईटीसी वेंडर से उसके हाथ में आईटीसी आएगा, मेरे हाथ में जो सॉफ्टवेयर सर्विस के जो वेंडर है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस के नाम पे एक बिल करेंगे और वो जो है सारे ब्रांचेस को जिसको वो आईटीसी रिलेट करता है उसको बांटेगा। वैसा ब्रांच जिसको वो आईटीसी रिलेट नहीं करता उसको नहीं बांटना है। ठीक है यहाँ तक? अब हम लोग इसका प्रोविजन एक बार देखते हैं। एनी ऑफिस ऑफ द सप्लायर, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, ये मेरे बारे में बात हो रहा है कि मैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात हो रहा है, वो जो सप्लायर है वो गुड्स का भी हो सकता है, सर्विस का भी हो सकता है। विच रिसीव्स टैक्स इनवॉइस, वो टैक्स इनवॉइस रिसीव करती है किससे सर? वेंडर से रिसीव करता है। टुवर्ड्स द रिसीट ऑफ इनपुट सर्विसेज, इनपुट सर्विसेज सॉफ्टवेयर सर्विस उनके लिए, इंक्लूडिंग इनवॉइसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज लायबल टू आरसीएम, वैसा सर्विस का भी इनवॉइस हो सकता है जिसपे टैक्स आरसीएम में देना है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए ये सर्विस जो है इनपुट सर्विस रिसीव किया जा रहा है। जो इनवॉइस है डिस्टिंक्ट पर्सन ने सर्विस रिसीव करा है उसका इनवॉइस है। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है? एक पैन पे जितना भी रजिस्ट्रेशन है सब आपस में एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक पैन पे, अगर उस पैन पे दिल्ली रजिस्ट्रेशन और मुंबई रजिस्ट्रेशन है तो मुंबई वाले रजिस्ट्रेशन और दिल्ली वाले रजिस्ट्रेशन आपस में क्या है? डिस्टिंक्ट पर्सन। तो वैसे केस में उस ऑफिस को जो ऐसा सर्विस रिसीव कर रहा है उसको आईएसडी के द्वारा रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जनरली हेड ऑफिस जो होता है उसी को लेना होगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर हेड ऑफिस मुंबई में है तो मुंबई ऑफिस को एक आईएसडी के तरह रजिस्ट्रेशन लेना होगा और ये मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। अगर ऐसा ऑफिस है जो ऐसा इनवॉइस रिसीव कर रहा है तो उसको आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना होगा सर सेक्शन 24 में। और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सेल, और वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइस, और इस सॉफ्टवेयर सर्विस का इनवॉइस वो हर एक ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कैसे करेगा, किस बेसिस पे करेगा, आगे हम लोग देखेंगे। कॉमन सर्विस का एग्जांपल क्या है? हेड ऑफिस प्रोक्योर करता है कॉमन सर्विस सच एज सॉफ्टवेयर सर्विस, आप लिख लीजिएगा इसमें सॉफ्टवेयर सर्विस। ऑडिट फीस पेड टू ऑडिटर, लीगल फीस पेड टू एडवोकेट, या और कोई कॉमन सर्विस है सच एज सॉफ्टवेयर सर्विस। और ये एक कंपनी कितना आईएसडी रजिस्ट्रेशन ले सकती है? जितना लेना है ले लीजिए सर। डिफरेंट ऑफिस, मार्केटिंग डिवीजन अलग ले सकता है, सिक्योरिटी डिवीजन अलग ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही लेना पड़ेगा। और बाकी कंडीशन देखते हैं क्या है। आईएसडी जो आईटीसी बांटेगा सर वो एलिजिबल आईटीसी और इन एलिजिबल आईटीसी अलग अलग बांटेगा। दोनों बांटना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि इनएलिजिबल क्यों होगा? हो सकता है वो ब्लॉक क्रेडिट हो सर, तो इनएलिजिबल क्रेडिट भी बांटना जरूरी है, एलिजिबल भी बांटना जरूरी है, दोनों आप अलग अलग बांटेंगे। नेक्स्ट आता है आपका जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब अलग अलग बटेगा। सीजीएसटी कौन से फॉर्म ऑफ टैक्स में बटेगा, आईजीएसटी कैसे बटेगा, ये सब हम लोग देखेंगे, पर सब अलग अलग बटेगा। आईएसडी जो है एक आईएसडी इनवॉइस इशू करेगी, उसमें लिखेगी कि आईटीसी जो बांटा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए। या आईएसडी का काम ही क्या है सर? आईएसडी एक जरिया है आईटीसी बांटने का और कुछ काम नहीं है उसका। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको आप सुनिए अच्छे से, नोट करिएगा। द क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू अ रेसिपिएंट, मान लेते हैं सॉफ्टवेयर सर्विस का यूजर सर एक बिहार जीएसटी आईएन भी है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल
कि वो अनरजिस्टर्ड है पर सॉफ्टवेयर सर्विस तो यूज कर रहा है, तो उसको भी वो आईटीसी बांट देंगे, भले वो आईटीसी वो यूज नहीं कर पाए। अनरजिस्टर्ड आदमी कैसे आईटीसी अवेल करेगा? आईटीसी जीएसटीआर 3 में अवेल किया जाता है, जीएसटीआर 3 वही फाइल कर सकता है जो रजिस्टर्ड है। तो अनरजिस्टर्ड आदमी आईटीसी तो अवेल कर भी नहीं सकता है, फिर भी उसको बांटेंगे, वो आईटीसी लैप्स हो जाएगा। या फिर वो रेसिपिएंट एग्जाम सप्लाई कर रहा है, जो एग्जाम सप्लाई कर रहा है उसके हाथ में भी आईटीसी का कोई यूज नहीं है। क्यों क्यों कैसे यूज नहीं है? क्योंकि आईटीसी रिवर्सल करना होगा उसको, फिर भी उसको बांटेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सर आईटीसी उसका तो रिवर्स ही हो जाएगा, तो एक काम करिए उसको आईटीसी बांटिए ही नहीं, जो ज्यादा टैक्सेबल टर्नओवर कर रहा है उसको बांट दीजिए। नहीं सर, नहीं चलेगा ऐसा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करिए यहाँ पे कि जिस मंथ का आईटीसी है उसी मंथ में बटेगा, जिस मंथ का आईटीसी है उसी मंथ में वो आईटीसी आईएसडी को बांटना है। अगर अप्रैल का आईटीसी है तो अप्रैल में आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि अप्रैल का आईटीसी को जून में बांट सकते हैं क्या? वो किसी कारणवश अप्रैल में बांटना रह गया था, नहीं बांट सकते हैं। जिस मंथ का आईटीसी है उसी मंथ में उस आईटीसी को बांटना होगा, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो। कौन सा आईटीसी, कौन सा हेड का टैक्स जो है किस हेड में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो देखेंगे। आईजीएसटी जो है हमेशा आईजीएसटी, राइट? आईएसडी के हाथ में कोई एक इनवॉइस आया वेंडर से सॉफ्टवेयर एक्सपेंस का जिसमें आईजीएसटी चार्ज किया हुआ है, तो वो आईजीएसटी जो है आईजीएसटी के तरह ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी, आईएसडी के हाथ में सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया हुआ इनवॉइस आया, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया हुआ इनवॉइस कब आईजीएसटी की तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, कब सीजीएसटी और एसजीएसटी की तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये अभी हम लोग देखेंगे। रेसिपिएंट जो है जिनको आईटीसी मिलना है उनका स्टेट और आईएसडी का स्टेट अगर सेम है, अगर मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज का आईएसडी है और मुंबई वाले जीएसटीआईएन में कुछ आईटीसी बांटना है जो रेगुलर जीएसटीआईएन है, तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी की तरह बन जाएगा। पुणे में है तो भी सीजीएसटी, क्योंकि स्टेट सेम है। अगर स्टेट अलग है, मुंबई से दिल्ली वाले रेसिपिएंट को कुछ बांटना है तो आईजीएसटी बन के जाएगा। दोनों को बांटना है तो मुंबई से जो या पुणे जो भी है उनको सीजीएसटी और एसजीएसटी बांट देंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और सीजीएसटी और एसजीएसटी जो आईजीएसटी बन के चला जाएगा दिल्ली वाले जीएसटीआईएन को। समझ में आ गया यहाँ तक? अगर आईजीएसटी जो है आईजीएसटी की तरह ही बटेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर सेम स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की तरह बटेगा, अगर अलग अलग स्टेट है तो आईजीएसटी की तरह बटेगा। कौन सा आईटीसी किसको मिलेगा? अगर कोई एक आईटीसी जो है कोई एक पर्टिकुलर रेसिपिएंट को रिलेट करता है तो वो एक पर्टिकुलर रेसिपिएंट को ही मिलेगा, वो सबको नहीं मिलेगा। कोई आईटीसी ऐसा है जो एक पर्टिकुलर रेसिपिएंट को रिलेट करता है तो वो सबको कैसे मिल सकता है? वो उस पर्टिकुलर रेसिपिएंट को ही मिलेगा। 100 रुपए का आईटीसी आया, वो एक पर्टिकुलर रेसिपिएंट मान लेते हैं दिल्ली ब्रांच को रिलेट करता है, तो दिल्ली ब्रांच को दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक से ज्यादा रेसिपिएंट को रिलेट करता है, एक से ज्यादा, मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का 28 ब्रांच है, 3 ब्रांच को रिलेट करता है तो 3 ब्रांच में उसको बांट देंगे। नेक्स्ट है सारे ब्रांचेस को रिलेट करता है, 2800 ब्रांच को रिलेट करता है तो 2800 ब्रांच में बांट देंगे। जब एक के अलावा मतलब एक से ज्यादा या टोटल में बांटना है तो कैसे बांटेंगे? तो रेशियो, कौन सा रेशियो लेंगे सर? उस ब्रांच का टर्नओवर बाय टर्नओवर ऑफ ऑल द ब्रांचेस टू विच सच आईटीसी इज एट्रीब्यूटेबल। मान लेते हैं आईटीसी 3 ब्रांच को रिलेट करता है तो टोटल टर्नओवर ऑफ 3 ब्रांच ऊपर में आ जाएगा उस ब्रांच का टर्नओवर इनटू कॉमन आईटीसी। फॉर्मूला क्या होगा? C1 इक्वल टू C1 मतलब किसी एक ब्रांच को कॉमन आईटीसी का कितना पोर्शन मिलेगा, इक्वल टू T1 बाई टी इंटू सी। T1 क्या हो जाएगा? उस ब्रांच का टर्नओवर डिवाइड बाई टी। टी कौन सा टर्नओवर हो जाएगा सर? जो आईटीसी जितने ब्रांच को रिलेट करता है उन सारे ब्रांच का टर्नओवर। ऐसा नहीं है कि कोई भी आईटीसी बांटना है तो 2800 ब्रांच का टर्नओवर ले लेंगे, जितना ब्रांच को रिलेट करता है उतना ब्रांच का टर्नओवर नीचे में आ जाएगा टोटल, ऊपर में उस ब्रांच का टर्नओवर इनटू कॉमन आईटीसी बढ़ जाएगा। टर्नओवर कब का लेंगे? टर्नओवर ले लेते हैं 5 साल पहले का, सबसे अच्छा रहेगा 5 साल पहले का टर्नओवर लेके बांट देते हैं। नहीं सर, जिस ब्रांच को आईटीसी मिलना है, जो रेसिपिएंट है, अगर उनका अगर टर्नओवर पिछले साल का पता है, पिछले साल अगर उनका टर्नओवर है, मान लेते हैं इस आईटीसी बांटना है मई का, मई 26 का, तो 26-27 का हो गया। 26-27 में अगर आईटीसी बांटना है तो 25-26 में अगर सारे ब्रांचेस जिनको आईटीसी बांटना है उनका टर्नओवर अवेलेबल है, उनका टर्नओवर है, तो उन सभी ब्रांचेस में बांट देंगे, उन सभी ब्रांचेस में जो है वो टर्नओवर को बांट देंगे। ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ है, अगर पिछले साल का टर्नओवर नहीं पता है, हो सकता है कोई ब्रांच ऑपरेशनल ही नहीं हो सकता है किसी कोई ब्रांच का टर्नओवर नहीं हो, तो वैसे केस में क्या करेंगे? जिस मंथ में आईटीसी बांटा जा रहा है उसके पीछे जो है इमीडिएट लास्ट क्वार्टर जो होगा उसका टर्नओवर लेंगे। तो टर्नओवर कब का लेंगे? अगर जिस साल आईटीसी बांटा जा रहा है इसके पिछले साल जिस रेसिपिएंट को आईटीसी मिलना है उनका टर्नओवर अवेलेबल है तो उनके आपस उनके रेशियो में बांट देंगे।
अगर अभी जो है जब आईटीसी बांटा जा रहा है, पिछले क्वार्टर का अगर टर्नओवर अवेलेबल है, मतलब पिछले साल का अवेलेबल नहीं है पर पिछले क्वार्टर का अवेलेबल है, तो पिछले क्वार्टर में बांटेंगे। फिर से एक बार, जिसको आईटीसी जिस रेसिपिएंट को मिलना है, अगर उनके पिछले साल का टर्नओवर अवेलेबल है तो पिछले साल का टर्नओवर में बढ़ जाएगा, अगर नहीं है तो जिस मंथ में आईटीसी बांटा जा रहा है उसके पिछला लास्ट कंप्लीटेड क्वार्टर का रेशियो में बांटेंगे। रेसिपिएंट ऑफ क्रेडिट कौन होंगे? रेसिपिएंट ऑफ क्रेडिट होंगे सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ जिनका की सेम पैन नंबर होगा आईएसडी, उन्हीं को ना मिलेगा सर। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होंगे? जिनका पैन नंबर सेम होगा आईएसडी से, सेम पैन पे जितना जीएसटी आईएन होगा सब आपस में एक दूसरे से जो है डिस्टिंक्ट पर्सन ही तो होंगे। तो आईएसडी का जो आईटीसी आपको बांटना है ये टर्नओवर के बेसिस पे बांटना है, पर ये टर्नओवर के बेसिस पे बांटना सर लॉजिकली बहुत हद तक सारे केसेस में सही नहीं है, पर दिया हुआ यही है तो इसी रेशियो में आपको बांटना है। एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं जब कैसे सही नहीं है। एक एग्जाम्पल आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल आईएसडी का सॉफ्टवेयर सर्विस का आईटीसी आया 10 लाख का, 10 लाख का टैक्स है। ये दो ब्रांच को मान लीजिए रिलेट करता है, मुंबई और कोलकाता। मुंबई का टर्नओवर 5 करोड़, कोलकाता का 5 करोड़, तो आईटीसी कितना मिल जाएगा? मुंबई को 5 लाख का और इसको 5 लाख का। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको हो जाएगा 10 लाख इंटू 5/10, ऐसे ही उसका भी आ जाएगा क्योंकि सेम ही नंबर होंगे। लेकिन अब जो वेंडर है वो बिल कैसे करता है सर? वो यूजर बेसिस पे करता है, कितना यूजर है। इसके पास थे सर 10 यूजर और इसके पास थे 20 यूजर, इसके पास थे 40 यूजर मान लीजिए, तो टोटल 50 यूजर का बिल जो है आपका 10 लाख। 50 यूजर के हिसाब से जो बिल किया गया था उसका आईटीसी आया आपका 10 लाख रुपए। तो इसको इस रेशियो में बंटना चाहिए, तभी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ आईटीसी उस जितना उनका आईटीसी में हक बनता है उतना उनके पास पहुंचता, पर ऐसा नहीं है, इसको टर्नओवर में बांट दिया गया तो इक्वल इक्वल आईटीसी पहुंच गया। पर यहाँ पे इस ब्रांच को ज्यादा आईटीसी मिलता है, इस ब्रांच को कम मिलता। अगर वेंडर ने अलग अलग भी बिल किया हुआ होता तो इसको ही ज्यादा मिलता। तो चूंकि यूजर बेसिस पे बिल किया जा रहा है तो यहाँ पे टर्नओवर के बेसिस पे जो आईटीसी बटा तो वो आईटीसी जो है गलत बन गया, पर कुछ कर नहीं सकते। ये रूल में बताया गया कि टर्नओवर पे ही बांटना है तो टर्नओवर पे ही बांटना है। अब सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में आप गुड्स का क्रेडिट तो नहीं बांट सकते क्योंकि नाम ही है इनपुट सर्विस, जो इनपुट सर्विस है उसी को बांटा जाएगा, गुड्स को तो बांटा नहीं जाएगा। जिस मंथ का आईटीसी है उसी मंथ में बांट देना है, ये इंपॉर्टेंट। एक चीज और आप देख लीजिए, आईएसडी जो अपना सारा डिटेल्स भरेगा वो जीएसटीआर 6 में भरेगा। जीएसटीआर 6 का ड्यू डेट कब होता है? अगले महीने का 13 तारीख को, मतलब जून का अगर भरना है तो अगले 13 जुलाई तक उसको भरना पड़ेगा। जो आईएसडी अपने जीएसटीआर 6 में भरेगी वो रेसिपिएंट को जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और आईएसडी को जीएसटीआर 9 भरना जरूरी नहीं है। जब एनुअल रिटर्न हम लोग पढ़ेंगे, एनुअल रिटर्न में स्पेसिफिकली इन लोगों को एक्सक्लूड किया गया है। कोई आईएसडी जो है एक्सेस क्रेडिट बांट देती है अगर किसी कारण उसका रिकवरी करना है तो वो रेसिपिएंट से होगा, ना कि आईएसडी से। आईएसडी अगर जिस रेसिपिएंट को एक्स्ट्रा क्रेडिट बांट दी है उस रेसिपिएंट से उस एक्सेस क्रेडिट का रिकवरी होगा, आईएसडी के हाथ में पेनल्टी लगाया जा सकता है। ऐसा सर्कुलर है। ठीक है, यहाँ तक बहुत इजी था, कुछ भी नहीं करना था। अब आते हैं नेक्स्ट, क्रेडिट नोट। आईएसडी जो है क्रेडिट नोट इशू करेगी फॉर रिडक्शन ऑफ क्रेडिट। अगर जो है इनपुट टैक्स रेट जो ऑलरेडी बांटा जा चुका है उसको रिड्यूस करना है किसी भी कारण से, तो आईएसडी क्या करेगी? क्रेडिट नोट इशू करेगी। कोई दिक्कत नहीं है, आईएसडी क्रेडिट नोट इशू करेगी। और क्रेडिट नोट का आईटीसी कैसे बटेगा? आईटीसी कैसे बटेगा? जैसे ओरिजिनल इनवॉइस का आईटीसी बटा था उसी रेशियो में उस क्रेडिट नोट का आईटीसी बटेगा, और उस रेसिपिएंट को जो है आपको उतना उतना आईटीसी उनके हाथ में रिवर्सल्स के फॉर्म में चला जाएगा, उतना आईटीसी उनको रिवर्स करना पड़ेगा। अब जब आईटीसी जब आईएसडी जब आईटीसी ये क्रेडिट नोट के अगेंस्ट में बांट रही है तो उस मंथ का जो आईटीसी होगा बांटने के लिए उस मंथ से वो एडजस्ट रेड्यूस हो जाएगा। मान लेते हैं जीएसटीआर 6 पे हमको बांटना था 300 रुपए का आईटीसी और 200 रुपए का क्रेडिट नोट का भी आईटीसी हमको रिडक्शन के फॉर्म में बांटना है, तो 300 माइनस 200 इक्वल टू 100 रुपए का आईटीसी अब हम बांट देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे हाथ में उस महीना आईएसडी के हाथ में आईटीसी ही नहीं है जो इससे ज्यादा हो, या आईटीसी है जो इससे कम है, मान लेते हैं 50 रुपए का आईटीसी आईएसडी को बांटना है और ये 200 रुपए का क्रेडिट नोट आ गया, तो माइनस जितना ज्यादा हो गया
वो रेसिपिएंट के हाथ में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के फॉर्म में ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कारण से अगर आईएसडी गलत आईटीसी बांट दिया है, मान लेते हैं टर्नओवर गलत ले लिया, या किसी भी कारण से गलत रेसिपिएंट को आईटीसी बांट दिया है, जिस भी रीजन से हो, तो जो स्पेसिफाइड प्रोसेस है यही अप्लाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं। डेबिट नोट, कोई एडिशनल आईटीसी बांटना है तो जो स्पेसिफाइड मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, टर्नओवर लेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर का, अगर पता है तो, नहीं है तो लास्ट क्वार्टर का लेंगे। पता है तो मतलब अगर है तो पता क्या होना, पता तो है, अगर वो ऑपरेशनल था उसका टर्नओवर है तो पता होना वाला बात गलत। अगर उसका टर्नओवर है तो पिछले साल का, नहीं है तो लास्ट क्वार्टर का। अगर ऑपरेशनल ही नहीं था तो पिछले साल कहाँ से होगा, तो लास्ट क्वार्टर ही लेना पड़ेगा। डेबिट नोट में जिस मंथ का डेबिट नोट है उस मंथ के जीएसटीआर 6 में उसको रिपोर्ट करेंगे। डेबिट नोट में क्रेडिट नोट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है, ओरिजिनल इनवॉइस का लेंगे, इसमें ओरिजिनल इनवॉइस का लेने का कोई काम नहीं है। डेबिट नोट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट है। आरसीएम इनवॉइस, ऐसा इनवॉइस आया सर आईएसडी के हाथ में जिसमें टैक्स देना है रिवर्स चार्ज में। फॉर एग्जांपल लॉयर का इनवॉइस आया जो मल्टीपल ब्रांचेस को रिलेट करता हो, तो वैसे केस में आईएसडी क्या करेगा, वैसे केस में आईएसडी अपने दोस्त का सहारा लेगा। आईएसडी बोलेगा भाई तू टैक्स का पेमेंट कर दे, टैक्स का पेमेंट करके मेरे नाम पे एक बिल इशू कर दे और फिर मैं उसे बांट दूंगा। तो ये कौन से दोस्त उसका करेगा, तो आईएसडी जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है उसी स्टेट में उस कंपनी का उस पैन पे जो दूसरा रजिस्ट्रेशन है वो ये काम कर सकता है। तो जैसे मुंबई में अगर रजिस्ट्रेशन है तो महाराष्ट्र में जो भी रजिस्ट्रेशन है कंपनी का, वो कंपनी वो रजिस्ट्रेशन में इस आरसीएम इनवॉइस का टैक्स पे कर दे और वो आईएसडी पे एक इनवॉइस इशू कर दे, और जब फिर से आईएसडी पे इनवॉइस आ जाएगा तो टैक्स पेड इनवॉइस आ जाएगा, फिर उसको आईएसडी नॉर्मली जैसे बांटती है वैसे बांट देगी। ये दूसरा कोई नहीं कर सकता, ये वही रेसिपिएंट करेगा जिसका सेम पैन हो और स्टेट कोड सेम हो आईएसडी पे, महाराष्ट्र वाला ही स्टेट कोड होना चाहिए। तो तो वो आदमी टैक्स का पेमेंट कर देगा, वो डिस्टिंक्ट पर्सन टैक्स का पेमेंट कर देगा, वो आरसीएम का टैक्स पेमेंट करने के बाद आईएसडी पे एक इनवॉइस कर देगा और फिर आईएसडी उसको बांट देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ आपका आईएसडी का जो टॉपिक है पूरा खत्म होता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। इसके साथ साथ आपका आईटीसी का पूरा चैप्टर खत्म होता है। आईएसडी का चैप्टर आप पूरा रिवाइज करिए, और आपको जो एक दो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जैसे जॉब वर्क का, वो हम लोग जॉब वर्क जब पढ़ेंगे अलग से तब देख लेंगे एक साथ। और एक कॉन्सेप्ट आपका है यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, जिसको हम लोग पेमेंट ऑफ टैक्स और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी को एक साथ देख लेंगे। इसके अलावा आपका आईटीसी का चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया है और काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। आप लोग इसको देखिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि इसका रीच बढ़े। अच्छा लगा हो तो जरूर फीडबैक जरूर दीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है ICAI स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 4। सेरामिटी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग यूनिट। सेरामिटी लिमिटेड का सर 3 यूनिट है। एक फैक्ट्री है कर्नाटक में, एक सर्विस सेंटर है हैदराबाद में और एक सर्विस सेंटर है चेन्नई तमिलनाडु में। तीनों का टर्नओवर दिया हुआ है 27 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़। तीनों का मिला के टर्नओवर हो गया सर कितना, 30 करोड़। सेरामिटी लिमिटेड कॉर्पोरेट ऑफिस जो है आईएसडी की तरह फंक्शन करता है। उसको 9 लाख रुपए का आईटीसी बांटना है, पर इस 9 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए का आईटीसी जो है टेक्निकल कंसल्टेंसी जो टुमकुर यूनिट ने लिया है उससे रिलेट करता है। तो 3 लाख रुपए इसका स्पेसिफिकली, ऐसा कोई आईटीसी सर हम लोगों ने पढ़ा स्पेसिफिकली रिलेट करता है तो उसको दे दो। एक से ज्यादा करता है तो एक से ज्यादा यूनिट में बांट दो। सबको रिलेट करता है तो सब में बांट दो टर्नओवर के बेसिस। एक को रिलेट करता है तो 3 लाख इसको ही चला जाएगा। बच गया आईटीसी जो बांटना है आईएसडी को 9 लाख माइनस 3 लाख इक्वल टू 6 लाख का आईटीसी आईएसडी बांट देगा। 6 लाख इंटू 27 करोड़ बाय 30 करोड़, 6 लाख इंटू 1 करोड़ बाय 30 करोड़ और 6 लाख इंटू 2 करोड़ बाय 30 करोड़। इसी रेशियो में आईएसडी आईटीसी बांट देगा। सिंपल है, देखिए सॉल्व किया हुआ है ये आपके लिए। आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू आपको लिखना पूरा है, जो आपका थ्योरी है अगर टाइम परमिट करता है और आप अपना स्पीड मेंटेन करेंगे तो थ्योरी पूरा लिखिए। अगर लिख देंगे उससे रिलेटेड थ्योरी तो आपको मार्क्स पूरा का पूरा मिलेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी। मतलब बहुत डिटेल में नहीं लिखना, ब्रीफ में भी लिख देंगे तो चलेगा। तो 3 लाख का जो आईटीसी और टुमकुर को मिल जाएगा। बाकी बचा 6 लाख जो बांटना है। 6 लाख टुमकुर को कितना मिलेगा, 6 लाख इंटू 27/30 सीआर इस ब्रांच का टर्नओवर बाय टोटल 5,40,000। इसी तरह हैदराबाद को कितना मिलेगा, 6 लाख का कॉमन आईटीसी इंटू इसका टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर 20,000। चेन्नई को कितना मिलेगा, 6 लाख इंटू 2 करोड़ बाय 30 करोड़, ये 40,000 का आईटीसी मिलेगा। तो टुमकुर को 3 लाख इसका अपना है और 5,40,000 कॉमन में से आया तो 8,40,000 टुमकुर को, सर्विस यूनिट को 20,000 हैदराबाद वाला और चेन्नई वाला सर्विस सेंटर को 40,000। तो सब मिला के 9 लाख का आईटीसी आपका डिस्ट्रीब्यूशन
हो गया। तो बहुत सिंपल है और ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा पढ़ लेना है, बस काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल, सरानी वेवर्स एट पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में सरानी वेवर्स है जो कि आईएसडी के तरह रजिस्टर्ड है। तो पुणे महाराष्ट्र में जो है आईएसडी रजिस्ट्रेशन है। और इंटेंट्स टू डिस्ट्रीब्यूट, इंटेंट्स इसका मन है कि आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करें। सर मन से चलेगा कि सेल है आईटीसी तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। तो इंटेंट से नहीं, आप करना ही है, इंटेंशन रखिए नहीं रखिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसका टर्नओवर 4 ब्रांच है, गंगानगर राजस्थान, मधुगिरी कर्नाटक, कोसला यूपी, मुंबई महाराष्ट्र। चारों का टर्नओवर दिया हुआ 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कुल मिला के हो गया 50 लाख सब मिला के। आईटीसी स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल, ये आईटीसी इसको स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल है तो इसको ही मिलना है, तो नील है, इसका लिखने का कोई मतलब नहीं। तो गंगानगर को ही मिलेगा, ये तीनों मुंबई को ही मिलेगा। इसके अलावा जो है आईटीसी अवेलेबल ऑन इनपुट सर्विस, जो कॉमन है, कॉमन कितना है, आईजीएसटी 1,20,000, सीजीएसटी 60,000, एसजीएसटी 60,000, ये कॉमन आईटीसी है। ये क्या है, ये कॉमन आईटीसी है। तो इसको बांटेंगे, आईजीएसटी 1,20,000, सीजीएसटी 60,000 और एसजीएसटी 60,000। इसके अलावा आईजीएसटी आईटीसी ऑफ 10,000, 10,000 का एक्स्ट्रा आईटीसी है जो मार्च का है, पिछले मार्च का, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया था गलती से, किसी तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, इसको अभी ले सकते हैं क्या आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? नहीं सर, नहीं ले सकते। आईएसडी के केस में जिस मंथ का आईटीसी है उसी मंथ में आपको बांटना पड़ेगा। कोई नो। मधुगिरी कर्नाटक ब्रांच जो है, ये ब्रांच जो है ये एग्जाम सप्लाई करता है, तो इसको आईटीसी क्यों बांटोगे सर, ये तो उसके हाथ में लॉस हो जाएगा। तो लॉस प्रॉफिट देखने के लिए हम लोग थोड़ी बैठे हुए हैं। उसको आईटीसी उसको भी मिलेगा, अगर वो अनरजिस्टर्ड है या एग्जाम सप्लाई करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आईटीसी अगर उससे रिलेट करता है तो उसको भी बटेगा। तो आईजीएसटी जो है, अब चूंकि यहाँ आईसीएस है तो हम लोग को बस एक चीज देख के बांटना है कि रेसिपिएंट का स्टेट और आईएसडी का स्टेट कौन से में है। अगर अलग अलग स्टेट में है तो सब आईजीएसटी की तरह बटेगा, सेम स्टेट में है तो आईजीएसटी आईजीएसटी की तरह बटेगा, सीजीएसटी सीजीएसटी की तरह बटेगा। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। जो आपका स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल है तो उसी को मिलेगा, यहाँ लिख देंगे कौन से ब्रांच का कितना है, गंगानगर का कितना है, मुंबई का कितना है। कॉमन आईटीसी 1,20, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी 60,60, टोटल टर्नओवर 50 लाख है। गंगानगर ब्रांच कहाँ पे है सर, राजस्थान में। आईएसडी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। दोनों एक स्टेट है कि अलग स्टेट है, अलग स्टेट है तो सारा आईटीसी जो आईजीएसटी भी आईजीएसटी की तरह जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी आईजीएसटी की तरह जाएगा, तो कुल मिला के सभी आईजीएसटी की तरह ही जाएगा। तो टोटल आईटीसी तीनों को जोड़ दीजिए, एक ही बार में आईजीएसटी की तरह भेज दीजिए, अलग अलग भी आप कर सकते हैं। तो 2,40,000 का आईटीसी बांटना है, इसका टर्नओवर 10 लाख बाय टोटल टर्नओवर 50 लाख, तो 48,000 रुपए सब आईजीएसटी के फॉर्म में जाएगा। मधुगिरी डिस्ट्रिक्ट भी आईजीएसटी में जाएगा, चूंकि कर्नाटक एंड मुंबई महाराष्ट्र बोथ आर डिफरेंट स्टेट। तो 2,40,000 ऊपर टोटल किया हुआ ही था, इंटू 5 लाख बाय 50 लाख 24,000। यूपी भी सेम ही है, अलग स्टेट है और एग्जाम प्रोडक्ट बनाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लिख देना है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। 2,40,000 इंटू 15 लाख बाय 50 लाख, तो आगे आपका 72,000 का आईटीसी, ये भी आईजीएसटी के तरह ही बटेगा। अब आता है मुंबई महाराष्ट्र, सेम स्टेट, पुणे भी महाराष्ट्र में है, मुंबई भी महाराष्ट्र में है, सेम स्टेट है, तो आईजीएसटी आईजीएसटी की तरह बटेगा, सीजीएसटी सीजीएसटी की तरह, एसजीएसटी एसजीएसटी का 3 बार कर लेंगे। 1,20,000 है आईजीएसटी का आईटीसी, मुंबई का टर्नओवर 20 लाख, टोटल टर्नओवर 50, तो 48,000 आईजीएसटी। सिमिलरली 60,000 सीजीएसटी का कॉमन आईटीसी इंटू 20 लाख बाय 50 लाख, ये सीजीएसटी एसजीएसटी। 10,000 का जो आईटीसी था, जो पिछला बांटना रह गया था, वो आप नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि जिस मंथ का आईटीसी है उसी मंथ में आईएसडी को बांटना है। तो इसी के साथ हम लोग का पूरा आईटीसी का चैप्टर रिवीजन पूरा हुआ। इसको आप लोग आईटीसी को रिवाइज करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के एग्जाम के लिए है। इसके अलावा जो आपका बच जाता है, जॉब वर्क को हम लोग अलग से देखेंगे जब जॉब वर्क पढ़ेंगे, और जो यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी है उसको पेमेंट ऑफ टैक्स के साथ हम लोग कवर करेंगे। और बाकी अब जो क्वेश्चन बैंक से आप सॉल्व करना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई डाउट नहीं आएगा, आता है तो आप इस पे भेजिए, आना नहीं चाहिए डाउट, आता है तो भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप इसको भेजिए। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो का फ्रीक्वेंसी काफी जल्दी जल्दी आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा, और आप इसको शेयर करिए और फीडबैक दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।